वेलकम बैक वंस अगेन मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लोग प्रेशर डिफरेंस की बात करेंगे लिक्विड सरफेस के अक्रॉस। देखिए, जो लिक्विड सरफेस होते हैं सरफेस टेंशन की वजह से वो थ्री टाइप के नेचर के बनेंगे। प्लेन सरफेस भी होगा, कॉनकेव सरफेस भी होगा और कॉन्वेक्स भी हो सकता है। तो हम एक एक तरह के सरफेस की बात करते हैं। जैसे पहला प्लेन सरफेस। अगर सपोज करिए कोई लिक्विड ऐसी सिचुएशन अटेंड करता है ड्यू टू सरफेस टेंशन प्लेन, तो इसका मतलब होता है कि जो सरफेस टेंशन है वो दोनों साइड इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए इक्वल है। तो नेट वैल्यू जो फोर्स की बनेगी वो कितनी बनेगी? जीरो, क्योंकि इक्वल है और अपोजिट है। तो यहां नेट फोर्स जीरो रहेगा, ध्यान रखना। तो जब नेट फोर्स जीरो आएगा इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे, तो इसका मतलब है जो आउटसाइड प्रेशर होगा सरफेस के और जो इनसाइड लिक्विड प्रेशर होगा वो दोनों आपस में इक्वल रहेंगे, क्योंकि कोई फोर्स नेट बन ही नहीं रहा है। इस सिचुएशन में हम कहेंगे V फॉर वेपर साइड, यानी अपवर्ड साइड। ऊपर वेपर कंसीडर कर लिया है, नीचे लिक्विड भरा हुआ है, दोनों प्रेशर सेम रहेंगे। ठीक है। इसी तरह दूसरी कंडीशन, तो यहां यही लिख देना, मुझे भी डिस्कशन में लिख दूंगा। दूसरा भी एक्सप्लेनेशन समझ ले। अगर बाय द वे कोई लिक्विड ऐसी सिचुएशन बनाती है जैसे मरकरी के साथ होता है, मरकरी का जो सरफेस होता है कैसा होता है? कॉन्वेक्स। इस समय सरफेस टेंशन से जो फोर्स क्रिएट होगा वो नेट फोर्स किधर आ जाएगा? डाउनवर्ड। ओके। इस नेट फोर्स की वजह से लिक्विड के साइड प्रेशर ज्यादा होगा और वेपर के साइड प्रेशर थोड़ा लेस होगा। ऐसा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। तीसरी सिचुएशन होगी जैसे कि वाटर में देखो कैसा मेनिस्कस बनता है? कॉनकेव मेनिस्कस। ये ध्यान रखिएगा, इस कर्व सरफेस को मेनिस्कस बोलते हैं। ये कॉनकेव मेनिस्कस है। कैसा है? कॉनकेव। ध्यान रखिएगा। इस सिचुएशन में अगर सरफेस टेंशन चेक करें तो ये डायरेक्शन होगी सरफेस टेंशन की। इस हिसाब से दोनों से नेट जो फोर्स बनाएगा वो अपवर्ड आएगा अलोंग द वेपर। तो जब नेट फोर्स वेपर की तरफ है, इसका मतलब प्रेशर भी उसी तरफ जाता है। तो प्रेशर अलोंग वेपर इज ग्रेटर देन प्रेशर अलोंग लिक्विड। इतनी चीज हमें लिखनी है। बना लीजिए डायग्राम जरा। एक्सप्लेनेशन में अगर लिखिए तो केस फर्स्ट डाल लीजिए। जैसे पहले कहेंगे इफ द सरफेस इज प्लेन, दैट इज there is no net force due to surface tension at molecule A. So pressure on both side is equal। ये फर्स्ट केस का डिस्कशन हो जाएगा। सेकेंड केस में आ जाओ। अगर हम कहेंगे कि कॉन्वेक्स सरफेस या मेनिस्कस है, इफ देयर इज कॉन्वेक्स meniscus at liquid surface, then net force due to surface tension is along डाउनवर्ड कह दो या लिक्विड साइड। सो P along वेपर लेस देन P along लिक्विड। अब थर्ड केस की बात करते हैं। अगर यही हमारा सरफेस कैसा बन जाए? इफ meniscus is concave, then
नेट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज along upward, hence जब फोर्स उधर एक्स्ट्रा है तो इसका मतलब प्रेशर भी उधर ही एक्स्ट्रा हो गया, तो P वेपर ग्रेटर देन P लिक्विड। इतना डिस्कशन नोट कर देंगे। चलिए अभी एक नए आर्टिकल पे बात करते हैं जिसका नाम है कैपिलरिटी एक्शन। देखिए कैपिलरिटी एक्शन समझने से पहले थोड़ा कैपिलरी के बारे में बात करते हैं। ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड होता है, ध्यान रखिएगा, किस लैंग्वेज का? ग्रीक लैंग्वेज का। ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड होता है कैपिला। क्या होता है? इसी से बना ये कैपिलरिटी या कैपिलरी। कैपिला वर्ड का मीनिंग होता है हेयर। क्या होता है? यानी ऐसी ट्यूब जिसमें हेयर जैसा बहुत बारीक होल हो, आर पार, मतलब ओपनिंग हो, बोर कह सकते हो उसको। तो कैपिलरी ट्यूब हम उसे बोलेंगे जिसकी लेंथ ज्यादा सफिशिएंट हो एज कंपेयर टू डायमीटर, और दोनों एंड पर ओपन हो, हॉलो पाइप हो। बात समझना, कैपिलरी का मतलब सेंस समझना कि बहुत बारीक आर पार जिसमें खोखला हो, हॉलो हो, ऐसी ट्यूब, लेंथ बहुत ज्यादा हो एज कंपेयर टू डायमीटर, या डायमीटर निग्लिजिबल हो एज कंपेयर टू लेंथ। डेफिनेशन पहले इसकी लिख देते हैं। तो पहली लाइन तो यही लिख लेते हैं हम लोग कि द टर्म कैपिलरी, मैं कैपिलरी का इंट्रोडक्शन पहले करा रहा हूं फिर एक्शन पे आएंगे। द टर्म कैपिलरी कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड कैपिला मीन्स हेयर। यहीं से डेफिनेशन आगे शुरू हो जाएगी। अब हम कहेंगे सच अ ट्यूब ओपन एट बोथ साइड या बोथ एंड and have negligible diameter as compared to length, is called कैपिलरी। तो ये तो मैंने इंट्रोडक्शन कर दिया कैपिलरी का। अब हम बात करेंगे कैपिलरिटी एक्शन का। इसको नोट कर लो पहले तो। देखिए कैपिलरिटी एक्शन को ज्यादा प्रॉपर समझने के लिए डायग्राम की हेल्प ले रहे हैं। मैंने दो डायग्राम आपके सामने शो किया। पहला हमारे डायग्राम वाटर के लिए है और ये ग्लास की बनी हुई कैपिलरी ट्यूब है। ध्यान से समझना बात को। वाटर तो जानते हो आप, ग्लास को भिगो देता है, वेट द ग्लास, चिपक जाता है। जो भिगो देते हैं लिक्विड्स, उनका जो मेनिस्कस बनता है वो कैसा नेचर होता है? कॉनकेव होता है। तो वाटर में ये कॉनकेव ऐसा मेनिस्कस बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ। अच्छा अभी मैंने प्रॉब्लम डिस्कस की थी प्रेशर डिफरेंस की, याद है? तो जो कॉनकेव मेनिस्कस होता है इसमें प्रेशर बिलो द सरफेस लेस होता है कि ज्यादा होता है? बताओ। कॉनकेव में कैसा होता है प्रेशर? ये लिक्विड के अंदर ज्यादा होता है या लिक्विड से बाहर ज्यादा होता है? आप देख लें, अभी डिस्कशन मैंने पीछे किया है। देखो अगर मेनिस्कस इस तरह वाला है, देखो, तो बाहर की तरफ नेट फोर्स है, यानी ऊपर की तरफ प्रेशर ज्यादा है और नीचे की तरफ प्रेशर लेस है। इस चीज को दिमाग में रखें। तो प्रेशर यहां कम होगा एज कंपेयर टू यहां कहीं के। इन सब जगहों पर जो प्रेशर होगा उसको हमने पी लेट कर लिया। तो इस जगह पे थोड़ा सा लेस प्रेशर होगा, उसको मैं इस जगह लिख दे रहा हूं, वो होगा एक्चुअल में P माइनस 2T अपान R। अभी पीछे मैं प्रेशर डिफरेंस बता भी चुका हूं। 2T बाई R कम रहता है, यहां कम प्रेशर है देखो, और यहां सब जगह प्रेशर ज्यादा है। लिक्विड हमेशा किधर से किधर भागता है बताओ?
हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये वाटर पूरा भाग के इस कैपिलरी की जगह पे कोशिश करेगा आने का कि नहीं भाई, लेस प्रेशर होने की वजह से। तो इस वजह से यहाँ का वाटर और यहाँ का वाटर इसके अंदर इंटर करना शुरू करेगा और ये वाटर का लेवल बढ़ना शुरू होगा। ध्यान देना, तब तक बढ़ेगा जब तक इस जगह प्रेशर बाहर के बराबर ना हो जाए। जितना बाहर है पी है, बाहर पी ही यहां बनना चाहिए। तो इस वजह से इस कैपिलरी के अंदर एक पर्टिकुलर हाइट तक वाटर रेस कर जाएगा, लेकिन वहां भी मेनिस्कस कैसा बनाएगा जाके फाइनली, कॉनकेव मेनिस्कस। ये सपोज करो एच हाइट रेस कर जाएगा, कितना, कुछ भी। अब यही बात हम करते हैं दूसरे सिस्टम पे। यहां हमने मरकरी लिया हुआ है, क्या लिया भाई जी, और ये ग्लास ट्यूब ही है, ग्लास ट्यूब है। ये मरकरी तो चिपकता नहीं ग्लास में, क्या मरकरी वेट्स द ग्लास, नहीं। जो नहीं भिगोते हैं वो कैसा मेनिस्कस बनाते हैं, कॉन्वेक्स, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हैं। तो ये कॉन्वेक्स मेनिस्कस हो गया, देखो कॉन्वेक्स जैसा हमने बनाया है। इस वजह से यहां का प्रेशर अगर P है, ध्यान रखना, तो यहां का प्रेशर P प्लस 2T/R होगा, मतलब मोर देन। ऐसी सिचुएशन में यहां का प्रेशर ज्यादा होगा। तो जो मरकरी इसमें अंदर यहां तक पहले घुसी रही होगी, क्योंकि जैसे आप कैपिलरी ले जाओगे तो यहां तक तो पहुंची जाएगी अपने आप। यहां प्रेशर ज्यादा है और इन किनारों पे प्रेशर लेस है। तो मरकरी एक लिक्विड है, किधर भागेगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये अंदर का मरकरी भाग करके बाहर आ जाएगा, देखो। तो ये मरकरी का जो लेवल एक्चुअल था वो डाउन हो गया, देखो। अब मरकरी लेवल कम बचा इसके अंदर कैपिलरी के। यानी कहने का मतलब, इसको हम डिलीट करके तब बना दे रहे हैं, मतलब नीचे डाउन कर दिया ना हमने। तो देखो मरकरी का लेवल बाहर साइड से नीचे कम हो गया। अब जरा गौर से देखना, वाटर में यही बात राइज करने के लिए होती है, जबकि मरकरी में यही लेवल डाउन हो जाता है। यानी हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि जब कोई कैपिलरी ट्यूब किसी लिक्विड में स्टैंड होती है तो उस कैपिलरी के अंदर या तो लिक्विड का लेवल बढ़ जाता है या फिर डाउन हो जाता है। इस लेवल के अप और डाउन होने की जो इवेंट है, जो फिनोमिना है, इसी को बोलते हैं कैपिलरिटी एक्शन। अंडरस्टैंड और नॉट? मीनिंग जो भिगो देने वाले लिक्विड नेचर में है, जिस सॉलिड को, जैसे वाटर कांच को भिगो देता है, चिपक जाता है, तो उनमें लेवल उठता है। और जो नहीं भिगोने वाले नेचर, जैसे मरकरी कांच को नहीं भिगोता है, उसमें डाउन होता है। ये भी ध्यान रखना तुम। कैपिलरी एक्शन समझ गए? तो इसको अगर डिफाइन करना तो मैं ऐसे कहेंगे, व्हेन एनी कैपिलरी ट्यूब इज स्टैंड इनसाइड द लिक्विड, देन द लेवल ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी इज आइदर राइजेस और डिप्रेस्ड एज द लिक्विड ऑफ लेवल आउटसाइड फ्रॉम द कैपिलरी। दिस rising and depressing of the level of liquid inside the capillary is known as capillary action. Some examples are, एग्जाम्पल भी जान लो, ये भी पूछे जा सकते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल कहता हूं मैं, लिखाऊंगा अभी बाद में, पहले एग्जाम्पल भी सुन लो। आप आज ही घर में जाकर के सूखी टॉवेल लेना, बकेट में पानी भरना और टॉवेल को ऐसे पकड़ना, केवल नीचे का एक कॉर्नर टॉवेल का बकेट में आपके इंटर कर जाए लिक्विड में। थोड़ी देर बाद देखेंगे पूरी की पूरी टॉवेल गीली हो जाएगी। क्यों? टॉवेल में कैपिलरीज होती हैं धागों में, उनके थ्रू ये वाटर अपने आप ऊपर तक रेस करेगा। आप समझ जाएंगे कैपिलरी एक्शन हो रहा है। कुछ लोग को हो सकता है विश्वास ना हो रहा, भाई ऐसा होता है क्या? तो एक और एग्जांपल देते हैं। लैंप पुराने जमाने में चलते थे कि नहीं? नीचे मिट्टी का तेल होता था, बत्ती नहीं जलती कभी, पूरा तेल निकाल लेती, ऊपर निकाल लेती कि नहीं? क्यों? उसमें भी कैपिलरी होती है। कॉटन की बत्ती डालते थे, ज्यादा अच्छा चलता था। आजकल नायलॉन तरीका डाल दो तो नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें कैपिलरी नहीं है। अब भी नहीं बिलीव हो रहा तो और एक एग्जांपल दे देते हैं। जाइलम फुलहम सुना? बायो वाले लोग तो एग्री होंगे। जाइलम क्या करती है? पी जाती, वाटर सप्लाई करती। कहाँ? तुम्हारे घर में, प्लांट्स में। कहां से लेती है? पावर हाउस से, रूट्स के क्रॉस, जमीन से लेती है। जमीन से वाटर लेके पत्तियों तक पहुंचाती, लीव्स तक पहुंचाती कि नहीं पहुंचाती? बताओ। क्या वहां कोई समर्सिबल लगा है? का मोटर लगाई थी? का किसी ने? यहां पर क्या हो रहा है? कैपिलरिटी एक्शन। वो जाइलम क्या है? कैपिलरीज हैं। क्या है? ऐसे बहुत से एग्जाम्पल, जैसे निप
निब पेन आया करता था पहले, अब तो सब डॉट यूज करते हैं या जेल यूज करते हैं। अब निब का सिस्टम खत्म हो गया। पहले देखना एक लकड़ी की निब लगती थी, उसके ऊपर एक स्टील की वो टिप लगती थी, वो बीच में कटी होती थी, कभी देखा है? आजकल लोग यूज नहीं करते हैं उसको, इंक भरी जाती थी उसके अंदर, उसमें जो ऐसे लाइन खींची होती है, कभी देखना, उसी के क्रॉस इंक आती है, कैपिलरी एक्शन है। और अगर उसमें कभी कचरा फंस जाता था तो इंक आना बंद हो जाती थी, हम लोग उसको साफ करते थे ब्लेड से। तो ये हम लोगों ने इसका यूज किया है। खैर अब आजकल तो सीधा 3 रुपए का खरीदा, यूज एंड थ्रो, जमाना ही क्या हो गया है, यूज एंड थ्रो, यूज किया फेंक दिया। कभी बच्चे आजकल रेयर केस में होंगे जो पेन की रिफिल चेंज करते हों, रेयर मतलब होगा, कोई बहुत महंगा पेन ले लिया तो बात अलग है, 1-2 बार रिफिल डलवा ली, नहीं तो मोस्टली 5 रुपए 3 रुपए 10 रुपए तक के पेन को लोग फेंक देते हैं यूज करने के बाद, रिफिल नहीं डलवाते हैं। खैर, तो मैं कुल मिला के कह रहा हूं कैपिलरी एक्शन मतलब समझ गया, इतने एग्जाम्पल सफिशिएंट है आपके लिए। तो चलिए जरा हम थोड़ा सा लिख भी देते हैं साथ में इसके बारे में, और डायग्राम तो आप बना ही सकते हो, है ना? चलो डायग्राम पहले बनाओ, चलो। तो चलिए इसको थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात हम कहेंगे, सीधा डायरेक्ट डेफिनेशन लिख देंगे कैपिलरी एक्शन की, फिर थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। तो लिखिए जरा कुछ इस तरीके से, when a capillary stands, when a capillary stands inside the liquid, then the level of liquid inside capillary either rises or depressed as compared to outside. This action of risen or fallen liquid level is called capillarity action. अब यहां बता दूंगा इन केस ऑफ वाटर एंड ग्लास, ठीक है, वाटर ग्लास कॉम्बिनेशन के लिए, फॉर वाटर एंड ग्लास, यानी कैपिलरी बनी हो ग्लास की और वाटर में स्टैंड की जाए। इन केस ऑफ वाटर एंड ग्लास द लेवल rises, while for mercury and glass the level is fallen. ओके, कुछ एग्जांपल्स भी लिख लो लगातार में, some examples. सबसे पहला लिख दो, इफ वी टेक अ टॉवेल एंड इट्स वन एंड टचेस द वाटर, then after some time towel becomes wet. फुली मतलब पूरी टॉवल वेट हो जाएगी ना, पता लगे तुमसे कोई कहे अच्छा जब बकेट में उसे पानी में टच कराओगे तो वेट तो हो ही जाएगी, फुल्ली मतलब यहाँ सेंस ये है। एक और एग्जांपल,
the oil rises in lamp for burning is also due to capillarity action. और कह सकते हो water in plants rises through xylem is also the result of capillary action. Water rises up to leaves from the ground in plants, also the result of कैपिलरिटी एक्शन. और मैनी मोर भी हैं, एक आध हम और बता दे रहे हैं, लिखेंगे नहीं. जैसे एक एग्जांपल सुन लो. तुमने कभी सुना होगा कि जो फार्मर्स होते हैं जब खेत को प्लो करते नहीं जोतते हैं, उसके बाद पूरे खेत को प्लेन कर देते हैं, एक लकड़ी का बड़ा सा पटरा लगा करके और उसमें पूरे में घुमाते हैं, चिकना कर देते हैं. ऐसा क्यों करते हैं? किसी को पता है लॉजिक? उसको पाटा लगाना, मई लगाना, डिफरेंट डिफरेंट नाम अलग अलग गांव में लोग बोलते हैं. ये वर्ड सुना कि नहीं सुना आप लोगों ने? ऐसा देखा कि जोतने के बाद फिर क्या करते हैं, बड़ा सा लकड़ी का एक पटरा होता है, उस पर खड़े भी हो जाते हैं ट्रैक्टर बांध के और पूरे में घुमाते हैं जिससे वो बिल्कुल लेवल हो जाए. इसलिए करते हैं कि जब जुताई होती ना तो नीचे डीप इनसाइड तक कैपिलरिटीज जनरेट हो जाती हैं, और अगर वो बनी रहेंगी तो जल्दी पूरा वेपराइजेशन हो जाएगा, वाटर का नमी खत्म हो जाएगी. ह्यूमिडिटी आपके जो सैंड में है, लिक्विड का मटेरियल, वो सब पूरा उड़ जाएगा. जब ऐसा कर देते तो कैपिलरिटी टूट जाती है और उनमें मिट्टी भर जाती है, तो नीचे की नमी बाहर नहीं आ पाती. ऊपर का हिस्सा तो सूख जाएगा लेकिन नीचे मॉइस्चर बना रहेगा, जो सीड के ग्रो करने के लिए जरूरी होता है. क्लियर बात? एक और बात, अक्सर इस समय बहुत सर्दी पड़ेगी. सर्दियों के सीजन में फसलें ज्यादा सर्दी पड़ने पे सूख जाती हैं जो इनिशियल स्टेज में होती हैं. जैसे वीट की इस समय क्रॉप उग रही है, तो ऐसे में किसान उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, पानी भर देते हैं खेतों में अपने जब ज्यादा ठंडक पड़ती है. उसका लॉजिक क्या है सुनिए. ये जो जाइलम बोल रहा था मैं ना, तो उसमें चूंकि नीचे से वो पानी ऊपर भेजता है और रात में ज्यादा सर्दी पड़ती है तो वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है. और बर्फ तुम जानते हो वॉल्यूम बढ़ाती है. आइस क्या करती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता? और जो बिल्कुल नाजुक पौधे उनकी जाइलम, जब वहां अंदर पानी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो फट जाएगी, सूख जाएगी फसल. तो पानी जो ऊपर से भरा होता है, तो देखो बाहर जो वाटर है वो 4 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रखता है उसकी स्टेम का, इसलिए अंदर का पानी कभी बर्फ में कन्वर्ट नहीं हो पाता है. स्टेम सेफ बनी रहती उन दिनों जहां कुछ दिनों की सर्दी पड़ती है, वहां ऐसा यूज किया जाता है सिस्टम. ऐसे बहुत रीजन है इसके, चलिए नोट कर लीजिए. देखिए कैपिलरिटी एक्शन में हम फॉर्मूला डेवलप करते हैं, लेवल कितना राइज करेगा हाइट का, उस फॉर्मूले को बोलते हैं हम लोग असेंट फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन. असेंट फॉर्मूला बनाने के लिए देखो मैंने एक कैपिलरी को आपके सामने रिप्रेजेंट किया है जब लेवल राइज कर चुका उस समय. देखिए ये इतना मोटी तो नहीं होती कैपिलरी, होती बहुत थिक है, मतलब थिन होती है, लेकिन आपको प्रॉपर डायग्राम दिख जाए इसलिए मैंने जानबूझ के थोड़ा बड़ा दिखाया है. ये बहुत पतली कैपिलरी का रेडियस होता है, ठीक है, बट ये बहुत मोटा मैंने क्यों शो किया, जिससे आपको प्रॉपर दिखे. अब सुनिए, ये जिस भी लेवल पर आ जाता है सबसे ऊपर आकर के मेनिस्कस बन जाता है. अब चूंकि वाटर है तो हमने इसका मेनिस्कस कैसा लिया है, कॉनकेव. ये कॉनकेव मेनिस्कस है, ठीक है. अगर ऐसा होगा तो कॉन्वेक्स कहेंगे. वाटर के केस में कैसा मेनिस्कस बनता है, कॉनकेव, ठीक है. अब सुनिए, यहां पर मैं एक चीज आपको रिप्रेजेंट करना चाहता हूं. हमने पीछे आपको याद होगा एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़ाया है, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? एंगल ऑफ कांटेक्ट बताया था मैंने कि एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है तुम्हें सॉलिड को टच करते हुए इनसाइड द लिक्विड, याद है, और एक लिक्विड के सरफेस पे बनानी है. ये दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट. ये थीटा है कि नहीं?
अब बाद बाकी ये मेनिस्कस है, देखो मेनिस्कस की जो रेडियस है वो मैंने कैपिटल आर लिखी है, और ये सेंटर पे कहीं होगी, देखो सीधी बात समझो। और जो ये रेडियस है ये किसकी है? कैपिलरी की है, स्मॉल आर। स्मॉल आर किसकी रेडियस है? अगर ज्योमेट्री से देखो तो इनके बिटवीन एंगल भी वही होगा जो ये एंगल है। कैसे, जरा समझना। ये क्यों सेम एंगल है, इस पे बात करते हैं। देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट हमने थीटा बोला है, इस लाइन के साथ ये लाइन क्या 90 नहीं बना रही? बताओ, बना रही ना। और ये एक सर्कल का पार्ट है, देखो है कि नहीं, सर्कल या स्फीयर जो भी कहें, और ये उसकी टेंजेंट है, देखो। और टेंजेंट रेडियस पे कितना बनाती है? 90 बनाती है। ये आपस में 90 बना रही, ये आपस में 90 बना रही, तो जो इनके बीच का एंगल होगा वही इनके बीच का एंगल होगा। एग्री कर रहे हैं इस बात से कि नहीं कर रहे हैं? बताओ भाई। इस हिसाब से अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो मैं इसको cos थीटा से निकालूंगा। कैसे? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी r बाई r। ठीक है, इतना समझ में आया मैटर कि नहीं? यहां से हम लोग चाहें तो इस कैपिटल R की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो क्या निकलेगी? r बाई cos थीटा। बट हमने अभी कैपिलरी एक्शन में सिखाया था कि जब हम कैपिलरी को स्टैंड करते हैं तो कैपिलरी के नीचे जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो आउटसाइड के प्रेशर से या तो 2t अपॉन r ग्रेटर होता है या फिर लेस होता है। ये तो सिखाया मैंने। तो हम कहेंगे प्रेशर डिफरेंस बिलो कैपिलरी P इज इक्वल टू 2t बाई r। ये अभी मैं पीछे बता चुका हूं आपको, इसी की वजह से तो लेवल बढ़ता है घटता है। ये प्रेशर का जो फॉर्मूला, इसमें इस r की वैल्यू क्या पुट किया जा सकता है? देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो प्रेशर का फॉर्मूला बन के आया 2t बाई कैपिटल R है, उसकी जगह स्मॉल अपान cos थीटा हो जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा। अच्छा एक चीज और सुनो, इसी प्रेशर डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए लेवल ऊपर जाता है वाटर का और मरकरी का लेवल नीचे आता है, और तब तक ऊपर जाएगा या नीचे आएगा जब तक कि इस प्रेशर की वैल्यू बैलेंस ना हो जाए। और लिक्विड कॉलम के लिए प्रेशर का फार्मूला मैंने पीछे फ्लूइड प्रेशर में पढ़ाया, किसी को फार्मूला याद है? प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम P इज इक्वल टू, नहीं याद है? ड्यू टू डेंसिटी, ग्रेविटी, हाइट, रो जी एच। तो हम जानते हैं लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर का फार्मूला होता है एच रो जी या एच डी जी। कुछ बुक्स में डी है डेंसिटी और कुछ जगह रो है। ये हाइट से प्रेशर बैलेंस हो जाता है, जितना हाइट बढ़ेगी उतना प्रेशर बढ़ जाएगा, या जितनी हाइट गिरेगी उतना प्रेशर डाउन हो जाएगा लिक्विड कॉलम का। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस था वो किसने बैलेंस किया है? एचडीजी ने। ये दोनों एक ही चीज को बता रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 दोनों प्रेशर सेम है, इक्वेट करा तो एच रो जी इज इक्वल टू क्या बन के तैयार हुआ? 2t cos थीटा बाई r। तुम्हें तो एच चाहिए, कितना हाइट अबव हो जाएगा मरकरी उसमें लेवल वाटर का कैपिलरी में, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या तैयार हुआ? 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। दिस इज द असेंट फॉर्मूला फॉर कैपिलरी एक्शन। नोट डाउन। देखिए एक और छोटा सा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, इसका नाम है राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट हाइट। क्या मतलब है सुनिए। जैसे अभी हमने आपको सिखाया कि अगर कोई लिक्विड में कैपिलरी ट्यूब को स्टैंड कर दिया जाए तो उसमें ऊपर जाकर के एक पर्टिकुलर हाइट तक लिक्विड राइज कर जाता है। याद है अभी सिखाया था कैपिलरी एक्शन में, यानी इस हाइट तक मान लीजिए भर जाता है वाटर। अब हम क्या करें? इसी ट्यूब में इसको काट दे, इस जगह से तोड़ दे, और फिर हम यहां खड़ी करें इसको। इसी कैपिलरी को हमने क्या कर दिया? इनसफिशिएंट हाइट का कर दिया। जिस हाइट तक लेवल जा रहा है उससे छोटी कर दी। और अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि क्या होगा, आप बताओ, क्या ये वाटर ऊपर तक चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा? चढ़ेगा तो चढ़ के क्या फैलने लगेगा, जैसे फुब्बारे से निकलता है उस तरह से बाहर निकलने लगेगा, या क्या होगा? क्या कोई अपना व्यू दे सकता है इस टॉपिक पे? तुम क्या व्यू दे रहे हो? बाहर है
यहां तक चढ़ने का टेंडेंसी की नहीं, तो ये तो लेवल उससे छोटा है हाइट, तो इस हिसाब से यहां तक चढ़ना चाहिए और फिर गिरने लगना चाहिए, बाहर फैलना चाहिए। और कोई व्यू दे रहा कुछ? नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। अच्छा क्यों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो कैपिलरी के साइज के अकॉर्डिंग, हाइट के हिसाब से, इस कैपिलरी की हाइट के हिसाब से होगा क्या? उसमें इस हाइट का कहां यूज हुआ था बताओ फार्मूले में? देखो अगर इनसफिशिएंट हाइट कैपिलरी कर दी जाए तो वाटर लेवल ऐसा नहीं कि ऊपर चढ़ के फैलने लगे ना, फिर क्या होता है एक्चुअल में, यहां पर चढ़ेगा और यहां पर नया मेनिस्कस बना लेगा। बात समझना, मतलब पहले जो रेडियस थी ये वो कुछ और होगी, R1 होगी सपोज करो, या R है, और बाद में जब इसी कैपिलरी का हाइट छोटी कर दी तुमने तो इसकी रेडियस चेंज हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, हमने ले ली R डैश, क्या ले ली? केवल हाइट छोटी हो जाने से कैपिलरी में क्या चेंज आएगा, ये मेनिस्कस अगर मान लो सपोज करो पहले ज्यादा कर्व था तो अब कर्वेचर थोड़ा कम हो जाएगा, या पहले कम था अब ज्यादा, जो भी होना होगा बैलेंसिंग करने के लिए हाइट को। क्यों, ये कैसे पता चला कि रेडियस में चेंज आना है? देखो अभी हमने फॉर्मूला सिखाया H इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाई R रो जी, यही तो सिखाया मैंने। ये होता है असेंट फॉर्मूला। इस असेंट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ध्यान देना जरा, रो और जी की वैल्यू निकालो, इधर ट्रांसफर कर दो। रो क्या है? डेंसिटी। जी क्या है? ग्रेविटी। तो आप कह सकते हो क्या, ये काम करो कैपिटल आर के फॉर्म में लो, इस फॉर्म में मत लो। हमने पीछे एक फॉर्मूला भी कैपिटल आर के फॉर्म में भी निकाला था। देखो कैपिटल आर के फॉर्म में होता है P होता है 2t अपॉन R होता है, और P क्या होता है? H रो जी। तब बेटर समझ में आएगा, कॉस का हिस्सा खत्म हो जाएगा। यहां हमारा रेडियस ऑफ द मेनिस्कस यूज हो रहा है, हम उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहां पर देखो प्रोडक्ट रो और जी का देखो क्या आ रहा है, 2t बाई R इंटू H। इसको इधर ले लो, आर एच को, रो जी उधर ही ले जाओ। तो देखो आर एच क्या हुआ, देखो R इंटू एच इज इक्वल टू रो जी डिवाइड में चला गया। यहां पर देखो गौर से, आर एच एस पे फोकस करिए, किस पे? T फॉर सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन किसी लिक्विड के लिए कांस्टेंट है। रो क्या है? डेंसिटी, वो भी कांस्टेंट है। जी क्या है? वो भी कांस्टेंट है पर्टिकुलर प्लेस पर। ये सब फैक्टर क्या है? कांस्टेंट है। इससे ये बात पता चलती कि H और R का जो प्रोडक्ट है वो कैसा रहता है। अगर इनमें से एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी अपने आप क्या होगी? डाउन हो जाएगी कि नहीं बताओ? या एक को डाउन करो तो दूसरी रेस करेगी। इससे हम ये कह सकते हैं कि जो R और H का प्रोडक्ट है वो R डैश H डैश के इक्वल होना चाहिए, तभी तो कांस्टेंट बनेगा। तो इसका मतलब सुनना, अगर हाइट छोटी हुई है तो मेनिस्कस की रेडियस कैसी होगी? बढ़ेगी। एक चीज डाउन होगी तो दूसरी इंक्रीज, तभी तो प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा है। देखो तो जो नया R डैश होगा, अगर कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या कहेंगे? न्यू रेडियस ऑफ द मेनिस्कस, पुरानी रेडियस और हाइट का जो रेशियो बनेगा इससे निकलेगा। देखो ध्यान देना, यानी अगर हाइट आपने डाउन कर दी है तो ये जैसे पहले कर्वेचर ज्यादा था, ऐसे इसका ये चीज और ये थोड़ी ऐसी हो जाएगी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बिग हो जाएगी। हाइट डाउन होगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसी हो जाएगी? भाई पहले मान लीजिए ये कर्वेचर था, इतना ज्यादा कर्व था पहले, तो रेडियस इतनी आ रही थी। अब ये कर्वेचर थोड़ा ऐसे चिपटा हो जाए, ऐसा हो जाएगा, देखो थोड़ा ऐसा, तो ये बड़ी रेडियस का बनाएगा कि नहीं बनाएगा बताओ? ये बड़ी रेडियस का स्फीयर बनाने की कोशिश करेगा, ये छोटी रेडियस का स्फीयर था बस। तो मेनिस्कस की रेडियस बढ़ जाएगी और वो फिर उसी लेवल पे आके, मतलब टॉप पे आके रुक जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लें बस इतने डायग्राम वाइज। बस एक फाइनल कमेंट लिख देते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सरफेस टेंशन। कौन कौन सी बातों पर ये वैल्यू डिपेंड करती है? तो सबसे पहले सुनिए, टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। टेम्परेचर इसका जो होगा वो अफेक्ट करेगा। देखो जितने लिक्विड्स का टेम्परेचर लो होगा उनका सरफेस टेंशन हाई होगा। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो सरफेस टेंशन लो होगा, यानी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ सरफेस टेंशन डाउन होता है। ठीक है, इसीलिए हॉट सूप इज बिकम्स टेस्टियर देन कोल्ड वन। ठीक, दूसरा सॉल्वेंट इफेक्ट। क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इफेक्ट के दो रीजन है। सॉल्वेंट तो समझते हो ना क्या?
जो लिक्विड में घोली जाए चीज, जैसे नमक, शक्कर और चॉक। हम दो एग्जांपल ले रहे हैं। नमक या शक्कर आपको पता है इजीली डिसॉल्व हो जाती है और होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाती है। देखो सॉल्वेंट सॉल्यूट में जो सॉल्यूट हमारा है वो जैसे मान लीजिए NaCl यानी कि सॉल्ट या शुगर और सॉल्ट जब मिलते हैं तो जब सॉल्यूशन बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? होमोजीनियस सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? अगर होमोजीनियस सॉल्यूशन बन रहा हो तो सरफेस टेंशन राइज करेगा, लेकिन चॉक अगर मिक्स कर दो तो क्या होमोजीनियस बनता है? कहीं ज्यादा डेंसर हो जाएगा, कहीं कम डेंसर रहेगा। ऐसी सिचुएशन में ध्यान रखिएगा सरफेस टेंशन डाउन होगा। तो देखो फॉर होमोजीनियस सॉल्यूशन दो इफेक्ट लिखने हैं तुम्हें, सॉल्वेंट सॉल्यूट इफेक्ट में, फॉर आप केवल सॉल्यूट लिख देना, इफेक्ट ऑफ सॉल्यूट पड़ता है फॉर होमोजीनियस सॉल्यूशन। किसके लिए? होमोजीनियस सॉल्यूशन। अगर होमोजीनियस सॉल्यूशन है लाइक साल्ट एंड शुगर के साथ, साल्ट अगर शुगर के साथ हम बना रहे हैं तो ध्यान रखिएगा सरफेस टेंशन इंक्रीज करेगा, सरफेस टेंशन इंक्रीजेस। ओके। और फॉर हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, अगर हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है लाइक चॉक, क्या यूज किया मैंने? चॉक के साथ, तो सरफेस टेंशन डिक्रीजेस, सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। नोट कर ले भाई लोग। एक फाइनल इफेक्ट और समझ लें, इफेक्ट ऑफ कंटामिनेशन। कंटामिनेशन मतलब समझना, जैसे डस्ट है, ग्रीस है, ऑयल है, ये चीजें अगर लिक्विड में हैं तो सरफेस टेंशन डाउन होता है। तो हम कहेंगे व्हेन ऑयल और सोप और डस्ट मिक्स्ड इन लिक्विड देन सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। सरफेस टेंशन क्या होगा भाई लोग? डिक्रीजेस, डिक्रीज करेगा। बस फिनिश्ड।